हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम का एक इम्पोर्टेंट सा पार्ट डिस्कस करने वाला हूँ। ये पार्ट हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखने वाले बच्चों बाइनोमियल एक्सप्रेशंस क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम किसको बोलते हैं। फिर हम लोग x प्लस वाई के बाद एन का जो एक्सपेंशन होता है उसको देखेंगे, और उससे रिलेटेड जितने भी यहाँ पे समेशंस वाले, जो सीरीज वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट वाले प्रॉपर्टीज होते हैं, जो आपके पास सम्स होता है, वो सबको एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। आपके पास आपको पता होगा कि NC0 से NCn कितना होता है, इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम क्या होता है, ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम क्या होता है, वो सब एक एक करके डिस्कस करने वाले बच्चों। देखिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला, तो लास्ट तक इस चीजों के साथ आप बने रहिए, बहुत ही बेहतरीन चीज यहाँ से सीख के जाएंगे बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। यहाँ पे मैं सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपका पार्ट थर्ड लेक्चर है। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। यदि अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको भी आप देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले बाइनोमियल एक्सप्रेशंस का। ये एक्सप्रेशंस होता क्या, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कंसिस्टिंग ऑफ टू डिफरेंट टर्म्स। आपके पास क्या बाइनोमियल एक्सप्रेशंस, बाइनोमियल नाम से क्लियर है, बाय मतलब आपके पास टू होता है, ठीक है बच्चों। तो दो कोई आपके पास टर्म्स का यहाँ पे मतलब कॉम्बिनेशंस, क्या बोला गया, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कंसिस्टिंग ऑफ टू डिफरेंट टर्म्स, दो डिफरेंट टर्म्स होनी चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशंस बोलते हैं। जस्ट लाइक x प्लस वाई, देखिए x वाई यहाँ पे ये फर्स्ट और ये वाला क्या था आपके पास सेकंड था। यहाँ पे आपके पास क्या x स्क्वायर और x क्यूब, ये फर्स्ट और ये वाला पार्ट क्या है, सेकंड है। यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन x या x माइनस 1 अपॉन y, जैसा कोई भी दो आपके पास ऐसे टर्म्स होता हो तो उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशंस बोलते हैं। एक बात याद रखिए यहाँ पे कि टू डिफरेंट टर्म्स होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सेम टर्म्स हो जाए तो हम उसको बोल देंगे, नहीं। आपके पास यदि सेम टर्म्स होगा, मान लो जस्ट लाइक ऐसा कि एक एग्जांपल मान लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस आप बोलेंगे 2x स्क्वायर, तो ये तो 3x स्क्वायर हो गया ना, ये तो डिफरेंट नहीं था ना। आपके पास ये फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला, ऐसा बोलोगे क्या, नहीं, इसको तो आप इस तरह से ऐड करके लिखोगे, ये तो डिफरेंट नहीं, सेम ही जैसा था, ठीक है। जिसको ऐड करके एक सिंपल सा टर्म बनाया जा सके तो वो तो आपके पास डिफरेंट नहीं हुआ ना। ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, टू डिफरेंट टर्म्स होनी चाहिए, उसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशंस बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ठीक, ये समझ में लगा। आगे मैं यहाँ पे एक दो जनरल पॉइंट बात कर लिया। इन जनरल एन एक्सप्रेशंस कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन टू टर्म्स इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, मल्टीनोमियल। बच्चों आपको पता होगा जब दो से ज्यादा टर्म होता है, 3 टर्म होता तो आप बोल देते ठीक है ट्राइनोमियल बोल देंगे, चलेगा। लेकिन हम जनरली इन जनरल की बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पे दो से ज्यादा टर्म को सबको क्या बोलते हैं, मल्टीनोमियल बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और सिंगल टर्म होता तो मोनोमियल बोला जाता है। सिंगल टर्म मींस मोनोमियल, टू टर्म मींस बाइनोमियल, थ्री टर्म मींस आपके पास ट्राइनोमियल बोल सकते थे, और मोर देन 3 टर्म्स मींस आप डायरेक्टली मल्टीनोमियल बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला यहाँ पे क्या, एक्सपेंशंस ऑफ x प्लस a टू द पावर n, x प्लस ए बोलिए या x प्लस वाई के पावर n बोलिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। a प्लस b के पावर n बोलो, इसको जो एक्सपांड करेंगे अपन, वही तो हमारा बाइनोमियल एक्सप्रेशंस कहलाता है, ठीक है बच्चों। बाइनोमियल एक्सप्रेशंस क्या होती है, आपके पास इस तरह का जो दो डिफरेंट टर्म्स है, x प्लस क्या लिखा हुआ, a लिखा हुआ, इसका होल टू द पावर कितना बच्चों, यहाँ पे n है, तो आपके पास यही क्या कहलाते हैं, बाइनोमियल एक्सप्रेशंस कहलाता है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। आप इसको एक बार नोट करिए, फिर मैं बाइनोमियल थ्योरम का डेफिनेशंस बताता हूं, उसके बाद उसको कैसे हम एक्सपेंड करेंगे चीजों को, वो सब बात आपको यहां पे बताने वाला हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का डेफिनेशन देख लेते हैं। बाइनोमियल थ्योरम किसको बोलते हैं, तो क्या है, द फॉर्मूला बाय विच वन पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स और इंडेक्स, पावर बोलिए या आप इंडेक्स बोलिए, ऑफ ए बाइनोमियल एक्सप्रेशंस इज एक्सप्रेस्ड, आपके पास यहाँ पे, और एक्सपेंडेड इन टर्म्स ऑफ ए सीरीज इज नोन एज बाइनोमियल थ्योरम, इज नोन एज बाइनोमियल थ्योरम। आपके पास क्या बच्चों, कि क्या बोला, कि दो फॉर्मूला बाय विच वन पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स, वन पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स और इंडेक्स ऑफ बाइनोमियल एक्सप्रेशंस इज एक्सप्रेस्ड और एक्सपेंडेड इन टर्म्स ऑफ सीरीज। एक सीरीज के फॉर्मेट में यदि उसको लिख लेते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, बाइनोमियल थ्योरम्स कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो ये जो सबसे पहले दिया है कौन, आपके न्यूटन बाबा ने, कि सर आइजैक न्यूटन ने सबसे पहले यहाँ पे पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स के लिए स्टडी किया, और तब से हम लोग उसी एक्सपेंशंस को पढ़ते आ रहे, x प्लस वाई के ऊपर n जैसा कुछ हमारे पास एक दो टर्म्स होता था यहाँ पे बाइनोमियल, इसका पावर में n, ये क्या है, इंडेक्स बोल सकते थे, पावर बोल सकते थे हम लोग। ये यहाँ पे जो बोला है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स के लिए, उसको डिफाइन करा न्यूटन ने, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ पे आपके पास x प्लस वाई के पावर जो n की बात होती है, n क्या होनी चाहिए, आपके पास n नेचुरल नंबर्स होनी चाहिए, क्या हम बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स बोल सकते थे। यही तो आपके सिलेबस में है पढ़ने को, यही आपके सिलेबस में, जेई के सिलेबस में
n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, या आप बोल सकते थे पॉजिटिव इंटीजर्स है आपको पढ़ने के लिए। लेकिन आप ये तो बात करेंगे इसका क्या रैशनल नहीं हो सकता क्या, फ्रैक्शंस में नहीं आ सकता क्या नेगेटिव इंटीजर्स नहीं बन सकते क्या, बन सकती है। मतलब हम लोग किसी भी इंडेक्स के लिए बात कर सकते थे, एनी इंडेक्स के लिए। तो ये भी टॉपिक आपको पढ़ने के लिए होता है, बट जेई में मोस्टली, मैं नहीं बोल रहा हूँ 100%, लेकिन मोस्टली यहां से पार्ट क्वेश्चंस आते हैं। ये वाला पार्ट आप बोल सकते हैं यदि फ्रैक्शंस में आ जाए तो बोर्ड के लिए ठीक है, ठीक, बोर्ड में ऐसे बात करे जाएंगे। लेकिन आपको जेई पे इस पे ध्यान देना, ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स पे हमें ध्यान देना बच्चों, ठीक है। आप एक बार इसको लिखिए, फिर हम देखते हैं कि x प्लस वाई के पावर n को कैसे एक्सपांड करा गया। ये जो न्यूटन ने सबसे पहले x प्लस वाई के पावर n को एक्सप्रेस करके दिखाया एक फॉर्मूला के तहत, वो फॉर्मूला क्या है वो बताने वाला। आप इसको एक बार लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हम लोग एक यहाँ पे पास्कल्स ट्रायंगल नाम का चीज है। ये क्या होता है हम आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले। पास्कल्स ट्रायंगल, पहले तो ट्रायंगल है तो ये कुछ ट्रायंगल जैसा बात हो रहा होगा, समझाता हूँ कैसा पास्कल्स ट्रायंगल बनता है। आपके पास ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो यहाँ पे वन, यहाँ पे वन, यहाँ पे वन। ये वन क्या है उसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। पर ये देखिए ये ट्रायंगल आपके पास बना बच्चों, इसके बाद इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं ऐसा, ठीक। फिर आप कुछ इस तरह का, कितने ट्रायंगल्स बन गए 1 2 3, यहाँ पे कितने बच्चों टोटल 3 ट्रायंगल्स बन गए, ठीक। आपके पास ये 1 और ये 1 कॉर्नर वाले हमेशा 1 1 होते हैं, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये 1 और 1 कितना बच्चों 2 ऐड कर देते हैं, 1 + 1 2 हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, साथ में देखिएगा क्या है यहाँ पे इस तरह का कुछ पार्ट, ऐसा पार्ट, ठीक है बच्चों। ये 1 ये 1, ये 1 + 2 कितना बच्चों यहाँ पे 3, 2 + 1 कितना 3, ठीक है। यहां तक समझ पा रहे? चलिए आगे देखिए, इसको कुछ इस तरह से लिखा, ये 1 ये 1, कुछ इस तरह का बात, ठीक है बच्चों। ये 1 और ये 1 तो ठीक है। ये 1 + 3 आपके पास कितना 4, ये आपके पास 3 + 3 आपके पास कितना हो जाएंगे यहाँ पे 6, और ये कितना 4, और ये वाला 1 था। आप इसको और आगे बढ़ा दीजिए, इसको और आगे बढ़ाएंगे तो आपके पास कितना इस तरह का आ गया पार्ट आपके पास, ठीक है बच्चों। ये 1 और ये 1 दोनों कॉर्नर वाले तो 1 होते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, ये कितना 10 10 5 1 एंड सो ऑन। इस तरह से आप ये कंटिन्यू चला सकते हैं, इस तरह से आगे कंटिन्यू ये ट्रायंगल्स बनता रहेगा, और आप कोएफिशिएंट आसानी से इसका लिख पाएंगे। कोएफिशिएंट किसका कोएफिशिएंट बता रहा हूं अभी, 1 ये 1, यहां पे बताइए कितना 6, ये कितना 15 20 15 6 एंड 1। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, जैसे मान लो कि x + y के पावर 0 कितना होता है बच्चों, सर 1 होता है। किसी भी नंबर्स के पावर 0 कितने होती है बच्चों, 1 होती है, तो 1 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। आगे देखिए x + y के पावर 1 कितना होता है, x + y, देखिए सबसे पहले ये वाला 1 देखा आपको, ठीक है। अब देखो x + y के पावर 1 कितना होता है, x + y होता है 1 और 1, x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट कितना बच्चों यहाँ पे 1 और 1 है। ये क्या बता रहे सर, ये तो चलो ठीक भी है, 2 के लिए बात कर लेते हैं। क्या जानते हैं फॉर्मूला बताओ, x² + 2xy + y²। ये देखिए 1 2 1 1 2 1, अब समझना इस चीजों को, क्या यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे 1 x² कोएफिशिएंट 1 2 1 कोएफिशिएंट बता रहा होता है यहाँ पे, और सर तो कोएफिशिएंट तो चलो ठीक है। ये कैसे लिखा, आपके पास क्या है यहाँ पे x के पार्ट, ये x + y के पार्ट 2 था, तो x के पार्ट 2 लिया, तो y के पार्ट कितना यहाँ पे कुछ नहीं, तो मतलब 0। यहाँ पे x के पावर 1 y के पावर 1, यहाँ पे x के पावर 0 y के पावर 2, मींस हम लोग क्या कर रहे हैं x का पावर डिक्रीज करा रहे हैं। x का यहाँ पे मैक्सिमम कितना हो सकता था 2, और यहाँ पे आपके पास x का मिनिमम कितना हो सकता था 0 हो सकता था। यहाँ पे y का मिनिमम कितना 0, यहाँ y का मैक्सिमम कितना 2, मींस हम x की पावर को डिक्रीज करा रहे हैं, y के पावर को इंक्रीज करा रहे हैं, ठीक है बच्चों। आप समझिएगा यहाँ पे x का पावर 2 तो y का 0, यहाँ पे x का 1 y का 1, यहाँ पे x का 0 y का 2 हो जा रहा है, ठीक। ये भी ठीक है, ये तो फॉर्मूला ही था सर, इसमें क्यों दिमाग लगाए। आगे बढ़ते हैं, इस तरह से आप देखिएगा, यहाँ पे क्या लिख सकते थे 3x² 3xy² + y³, यही फॉर्मूला होता है ना क्या बच्चों, a + b का होल क्यूब, a³ + 3a² b + 3ab² + b³। यहाँ पे देखो आपके पास 1 3 3 1 1 3 3 1, यहाँ पे आप 1 3 3 1 1 3 3 1, एंड आपके पास x का मैक्सिमम पावर कितना 3, यहाँ पे x का मिनिमम कितना 0, y का मिनिमम 0, y का मैक्सिमम कितना 3। आप x का पावर डिक्रीज करा रहे हैं, y का इंक्रीज करा रहे हैं, देख लीजिए कोई दिक्कत तो नहीं। तो क्या मैं इसके बेसिस पे x + y के पावर 4 बता सकता हूँ क्या x + y के पावर 5 बता सकता हूँ क्या x + y के पावर 6 बता सकता हूँ क्या, यही सब तो मुझे पता करना था। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए,
कि भाई 3 तक तो फॉर्मूला ही होता है सर, याद रख लेते, लेकिन कभी x के बाद x प्लस वाई के बाद 4 आ जाए, x प्लस वाई के बाद 5 आ जाए, x प्लस वाई के बाद 6 जैसा कुछ आ जाए, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इस चीजों के बारे में समझ लेते हैं। x प्लस वाई के बाद 4, 1 4 6 4 1, ऑप्शन कितना 1 4, देखिएगा बच्चों क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे 1 4 6 4 1 1 4 6, आपके पास x का मैक्सिमम कितना 4, तो यहाँ पे क्यूब तो 1 हो जाएगा y का पावर, ठीक है 6 x स्क्वायर y स्क्वायर, फिर से कितना 4 x y क्यूब y की पावर 4, ठीक है बच्चों, ये भी हो गया आपके पास, कोई दिक्कत नहीं ना। 1 4 6 4 1, देख लीजिए x का मैक्सिमम पावर यहाँ पे, y का मैक्सिमम पावर यहाँ पे, x का पावर डिक्रीज कर रहा है, y का पावर इंक्रीज कर रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे यहाँ पे बता दो मुझे ये क्या हो जाएगा 1 5 10 10 5 1 1, मतलब x के पावर 5 1, उसके बाद क्या 5 x के पावर 4 y, 10 x क्यूब y स्क्वायर, फिर से 10 x स्क्वायर y क्यूब, 5 xy के पावर 4 प्लस y के पावर 5, ये पार्ट देख पा रहे बच्चों आप यहाँ पे, ये वाला चीज है समझ पाए। 1 5 10 10 5 1 1 5 10 10 5 1, ठीक है। अब बोलेंगे x प्लस वाई के पास 6 का, x प्लस वाई के पास 6 का, तो यहां लिख के बता रहा हूं मैं। अब देखेंगे x के पास 6 होगा पहले तो, ठीक है, ऑप्शन कितना 1 तो 1 है 6 x 5 y कितना 15, x के पावर कितना 4 y स्क्वायर, उसके बाद कितना बच्चों 20 x क्यूब y क्यूब, उसके बाद फिर से कितना 15 x स्क्वायर y के पावर 4, फिर से कितना 6 x y के पावर 5, फिर क्या y टू द पावर 6, आपके पास फाइनली ये आ गया आपके पास एक्सपेंशन। इसको क्या बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल बोलते हैं। और छोटे छोटे नंबर्स के लिए जैसे मान लीजिए x प्लस वाई के पावर 4, x प्लस वाई के पावर 5, x प्लस वाई के पावर 6, ऐसे नंबर्स के लिए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन आपको एक चीज यहाँ पे दिक्कत पता चल रहा है क्या कि सर x प्लस वाई के पावर 10 हो जाता, 20 हो जाता, 50 हो जाता, 100 हो जाता, ऐसे भी बड़े से बड़े नंबर हो जाते हैं, तो ये पास्कल्स ट्रायंगल तो काम ही नहीं करेगा, हम नहीं करेंगे ये बात नहीं, लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा लेंथी हो जाएगा। हम छोटे नंबर्स के लिए तो फिर भी ठीक थे सर, बड़े नंबर्स के लिए गलत हो जाएंगे, तो बड़े नंबर्स के लिए गलत हो जाएंगे तो क्या बड़े नंबर्स के लिए भी कोई तरीका होगा क्या? हाँ, यही तो न्यूटन ने सॉल्व करके दिया है। न्यूटन क्या किया कि ये जो सबसे पहले निकाला था पास्कल्स ने, कि छोटे नंबर्स के लिए निकाल के मतलब खुश हो रहा था कि मतलब चलो मतलब हमने तो एक अच्छा सा मेथड बता दिया। लेकिन जब न्यूटन देखा इस चीजों को, इसको मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई करने की कोशिश करा, तो उन्होंने मतलब एक जनरल रूल बनाने की कोशिश करा कि जो x प्लस वाई के बाद 1000 हो जाए दिक्कत नहीं है, 1 लाख हो जाए कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए अप्लीकेबल है। तो ऐसे कोई रूल्स बना के दिए जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाइनोमियल थ्योरम्स बोलते हैं। उसी थ्योरम्स को हम लोग अभी यहाँ पे देखने वाले। अभी तो सबसे पहले ये पास्कल्स ट्रायंगल का कंसेप्ट होता है, ठीक है बच्चों। ये पास्कल्स ट्रायंगल छोटे नंबर्स तक के लिए ठीक है, बड़े नंबर्स के लिए आप यही बोल सकते हैं कि ये काम नहीं करता, वैलिड नहीं है। तो इसके बाद कौन आया? तब न्यूटन आया। और न्यूटन तो ऐसा मतलब चीज देके गया कि आज तक चलता आ रहा, आगे भी शायद मुझे नहीं लगता कि ये चीजें गलत उसका कोई चीज कर दे, ठीक है बच्चों। तो आप एक बार इसको नोट कर लीजिए, मैं आपको जल्दी से बाइनोमियल थ्योरम वाला पार्ट जो न्यूटन ने दिया था उसके ऊपर लेके आता हूं, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, हम लोग बात कर रहे थे x प्लस वाई होल टू द पावर n। x प्लस वाई के पावर n का जो एक्सपेंशन होता है ये क्या होता है, ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूं, अभी तक जो हमारा n है, हम लोग n किसको मान के चले? पॉजिटिव इंटीजर्स को मान के चले। पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही पहली बात तो ये डिफाइंड था, ठीक है, न्यूटन ने डिफाइन करा था जो, ठीक। इसको मैं ऐसे लिखता हूं NC0, n थिंग्स में से 0 थिंग्स सेलेक्ट करने का तरीका, x के पावर n माइनस 0, y के पावर 0 प्लस प्लस, उसके बाद कितना बच्चों NC1, x टू द पावर n माइनस 1, y टू द पावर 1 प्लस NC2, x टू द पावर n माइनस 2, y के पावर 2। आपके पास इस तरह से एक यहां पे मैं लिखता हूं NCR, x टू द पावर n माइनस r, y टू द पावर r। ये भी खत्म नहीं हुआ, प्लस डॉट डॉट डॉट। आपके पास लास्ट टर्म भी मैं लिख देता हूं, ये लास्ट टर्म नहीं है, आपके पास कितना टर्म, कौन सा टर्म है अभी मैं बता रहा हूं। NC क्या लिखा हो यहाँ पे NCR, x टू द पावर n माइनस r, y टू द पावर r। एंड लास्ट टर्म यदि लिखेंगे NCN, x टू द पावर 0, y टू द पावर n। आपके पास ये लास्ट है, ठीक है। सेकंड लास्ट में इसके कॉरेस्पॉन्डेंस आप लिखना चाहोगे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास एक एक्सपेंशन होता है,
यही न्यूटन दिया है। ठीक है बच्चों, देखिए पूरा बाइनोमियल थ्योरम यही से तो कमांडिंग है, ये आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। इसमें मुझे ये बताइए कि जब मैं इसको बोल रहा था तो ये क्या था, फर्स्ट टर्म था, ये सेकंड टर्म। फर्स्ट टर्म होता तो यहाँ पे 0, सेकंड होता तो 1, ये थर्ड टर्म है तो यहाँ पर 2, यहाँ r है तो ये कौन सा टर्म होने वाला था, ये वाला टर्म, ये वाला कौन सा टर्म होने वाला था, rth टर्म नहीं, tr प्लस 1th टर्म है, tr प्लस 1th टर्म, r प्लस 1th टर्म, r है ना, r प्लस 1th टर्म होने वाला बच्चों। तो क्या है tr प्लस 1, ncr x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r होता है, ये वाला टर्म्स आपके पास क्या है, r प्लस 1th टर्म, r प्लस 1th टर्म। ये इसी को हम लोग आगे जनरल टर्म भी बोल देते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, जनरल टर्म बोल देते हैं। ठीक, मुझे यहाँ पे ये बात पता लगाना था कि x प्लस वाई के पावर n जो है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ टी आर प्लस 1, r की वैल्यू 0 से लेके कहां तक बच्चों, n तक, क्या ऐसा लिखा जा सकता था क्या? आपके पास r की वैल्यू 0 होगा तो कौन सा फर्स्ट टर्म, n होगा तो n प्लस 1। मुझे ये बताइए इस पूरे सीरीज में कितने टर्म्स थे टोटल, ये 0 से स्टार्ट हुआ और यहाँ n तक गया, 0 से n तक गया, टोटल टर्म्स कितने बच्चों, n प्लस 1। टोटल कितने टर्म्स, n प्लस 1। तो आप यहाँ पे जैसे n रखोगे तो n प्लस 1 बन रहा, आपके पास कितना t1 से लेके t n प्लस 1 तक, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशंस ऑफ x प्लस y टू द पावर n इज इक्वल टू कितना, n प्लस 1, n नहीं n प्लस 1 होता है बच्चों, ये याद रखिएगा। ठीक, आपके पास x प्लस y के पावर n का आपके पास कुछ ऐसा हो गया, ये वाला पार्ट, या इसको ऐसे लिख लीजिए समेशन ऑफ ncr x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r, r की वैल्यू 0 से लेके कहां तक बच्चों, n तक। तो ये आपके पास हो गया, ये आपके पास हो गया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां पे आपने क्या सीखा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना, n प्लस 1। ठीक है, उसके बाद और क्या सीखा, यहां पे आपके पास ये जो nc0 nc1 nc2 डॉट डॉट ncn है, इसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, अब एक और बात देखिए, यहाँ पे x और y इसका कितना डिग्री है, n, और ये 0 n, यहाँ पे कितना डिग्री है, n, यहाँ कितना डिग्री है, n, यहाँ कितना डिग्री है, लास्ट वाला कितना डिग्री है बच्चों आपके पास, n। तो मतलब आपके पास क्या, डिग्री ऑफ ईच टर्म्स, डिग्री ऑफ ईच टर्म्स इज इक्वल टू कितना बच्चों आपके पास, n ही तो है। ठीक है, ईच टर्म्स का डिग्री सेम होता है, और सेम होने का मतलब यहाँ पे कितना फिलहाल n है आपके पास। ठीक, तो ये कुछ बेसिक्स बात थी, तो आपको ये पता होना चाहिए था। तो ये एक्सपेंशंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के आगे आपको पूरा बाइनोमियल थ्योरम में आपको घूमना पड़ता है। यदि ये एक बार अच्छे से याद रख लेते हैं बच्चों, तो आगे आपको बहुत ही हेल्प होने वाला है इस चीजों से। मैं अभी देखिए इसके ऊपर कितने सारे इक्वेशंस बनाता चला जाऊंगा, आप एक बार इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ये जो भी मैं इक्वेशंस बोल रहा हूं, इसको इक्वेशन नंबर 1 में बोल रहा हूं बच्चों। ठीक है, मेरे पास तो स्पेस कम है, मैं इसको अरेंज कर दूंगा, लेकिन आप इसको नोट करिए और अच्छे से इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलिए। मैं अभी यहाँ से बहुत सारे इक्वेशंस बनाऊंगा और इसका हमेशा इक्वेशन नंबर 1 बोलूंगा कि इक्वेशन नंबर 1 एक बार देखो जाके, तो आप नोट्स किए रहेंगे तो वहां पे आपको ये चीज दिखेगी। कैसा था, nc0 x के पावर n y के पावर 0, nc1 x के पावर n माइनस 1 y के पावर 1 एंड सो ऑन, इस तरह से कंटिन्यू जा रहा है। यहाँ पर देखिए x का पावर डिक्रीज कर रहा है, y का पावर इंक्रीज कर रहा है। ठीक, x का पावर डिक्रीज कर रहा है इस ऑर्डर में, और लेकिन y का पावर क्या होगा बच्चों, इंक्रीज कर रहा है। ठीक, लेकिन दोनों का सम क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट होता है, और वो कांस्टेंट कितना, आपके पास x प्लस y के पास जो n है, यहाँ पे 10 होता तो 10 होता, 5 होता तो 5 होता, 20 होता तो 20 हो रहा होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आप एक बार इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देख लीजिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये तो हमारा इक्वेशन 1 हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, x प्लस वाई के पावर n में इसको एक्सपांड करा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिए थे। यहाँ पे x y आप बोलेंगे, x y क्या हो सकता है सर, कोई भी नंबर हो सकता है क्या, हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स में रियल भी आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास रियल हो इमेजिनरी हो, कोई दिक्कत इसको नहीं थी। n क्या था बच्चों, n आपके पास यहाँ पे क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स, ओनली फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे थे। nc0 nc1 ये क्या था, बाइनोमियल कोएफिशिएंट था। ठीक, मैं यहाँ पे बात करता हूँ अगला पार्ट में, या आप ऐसे बोल सकते थे ये 1 था, तो अब नंबर 2 में बात कर लेते हैं। नंबर 2 में क्या कि मैं यहाँ पे y को रिप्लेस करता हूँ, y इज रिप्लेस्ड बाय बच्चों माइनस ऑफ y इस एक्सप्रेशन में, इन इक्वेशन 1 में जो यहाँ पे भी y है उसको माइनस y से रिप्लेस कर देता हूँ। मुझे बताइए ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई टू द पावर n हो जाएगा, कोई दिक्कत हो नहीं।
x माइनस वाई होल टू द पावर n। इसको कैसे लिखेंगे, y की जगह पर माइनस वाई लिखना था, nc0 x के पावर n, y के पावर 0 लिखने का तो मतलब है नहीं यहाँ पे, माइनस nc1 x के पावर n माइनस 1 y। देखिए माइनस तो यहाँ पे माइनस लिख दिया, ठीक से लिख रहा हूँ एक साथ में, nc2 x के पावर n माइनस 2 y के पावर 2। यहाँ पे प्लस क्यों होंगे, क्योंकि इवेंट पावर्स में कोई दिक्कत नहीं माइनस लगाने से भी, एंड सो ऑन इस तरह से चलता रहेगा। अब यहाँ पे बताइए ये क्या होने वाला था, ncr x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r, तो यहाँ प्लस लिखेंगे या माइनस लिखेंगे। अब ये तो कंफ्यूजन है, सर r तो पता ही नहीं था, तो आपके पास r जब पता नहीं है तो r के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, माइनस 1 टू द पावर r। यदि हमारा r इवन होगा तो प्लस हो जाएगा, r यदि ऑड होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, ठीक है। एंड इसी तरीके से प्लस डॉट 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 आपके पास लास्ट वाले माइनस 1 टू द पावर n ncn x टू द पावर x की पावर तो लिखने की जरूरत है नहीं, y के पावर n हो जाएगा। यहाँ भी n के ऊपर डिपेंड करेगा n इवन है या ऑड है, यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा ये n के ऊपर डिपेंड करने वाला बच्चों। तो आपके पास कुछ इस तरह का सीरीज आ जाता है, ठीक। यदि इसको समेशंस फॉर्मेट में लिखे x प्लस वाई टू द पावर n को, इसको भी आपको याद रखना है, ये इक्वेशन नंबर 2 था, ये इक्वेशन नंबर 2 था, आपको इसको भी आपको याद रखना है, ठीक। यदि इसको समेशंस के फॉर्मेट में लिखे x माइनस वाई के पावर n के फॉर्मेट में, समेशन ऑफ आप क्या लिखते हैं, जनरल टर्म, जनरल टर्म कितना बच्चों, माइनस 1 टू द पावर r ncr x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर कितना बच्चों, आपके पास r हो जाता है। यहाँ पे r की वैल्यू कौन से कौन तक, 0 से लेके n तक आपके पास आती है, ठीक है। तो ये पार्ट आपके पास आ जाता है, समेशंस के फॉर्मेट में कुछ आप इसको ऐसे लिख पाओगे। तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 था, ये वाला इक्वेशन नंबर 1 था। 2 इक्वेशंस बनाओ, फर्स्ट इक्वेशंस में बस चेंज करा y को माइनस y से, y को माइनस y से चेंज करने में देखिए आपके पास यहाँ पे अल्टरनेट वे में साइन चेंज हो गया, प्लस माइनस इस तरह से आपके पास यहाँ पे आ चुका है बच्चों, ठीक है। तो प्लस माइनस ऐसा नहीं कि रैंडमली हमें याद रखना, हमें तो बस इतना याद रखना था, इवन होता तो प्लस होता, ऑड होने से माइनस हो जाता, इस तरह से कंसेप्ट चलते चलते लास्ट में जा गया, यहाँ पे लास्ट में प्लस होगा या माइनस होगा, इस बात पे यहाँ पे डिपेंड कौन करेगा, आर के ऊपर डिपेंड करेगा। आर यदि इवन था तो प्लस, आर यदि ऑड था तो माइनस हो जाता, ठीक है बच्चों। लास्ट में भी सेम टू सेम, यहाँ प्लस होगा या माइनस होगा, इसके ऊपर कंफ्यूजन, तो यहाँ पे भी एन के ऊपर ये डिपेंड करने वाला, एन इवन है या एन ऑड है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया, ठीक है। आपके पास 1 और 2 इक्वेशंस बना। अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 इक्वेशन आपके सामने 2 इक्वेशंस है, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करने से क्या होगा, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2 इक्वेशन तो और बन गया ना बच्चों, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। क्या आप बना पाएंगे, क्या बनाइए। आप क्या करिए, 1 और 2 दोनों को ऐड कर दीजिए, देखिए क्या बनता है, फिर 1 और 2 दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उसके बाद देखिए क्या बनता है। तो ये इक्वेशंस मैं भी बना रहा हूं, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, आप बना के देखिए एक बार। यहाँ पे देखिए बच्चों, आपके पास इक्वेशन 1 और 2, आपके पास 2 इक्वेशन था, अभी तक आपने 2 इक्वेशन देखा, दोनों को ऐड कर देता हूं। ऐड करने का मतलब फर्स्ट वाला क्या था, x प्लस वाई के पावर n, सेकंड वाला था x माइनस वाई के पावर n, दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों क्या होगा। अब दोनों इक्वेशंस आपके सामने, आप एक बार देखो, वहां पे था कि आपके पास nc0 x के पावर n y के पावर 0, सेकंड में भी था यही बात, लेकिन आपके पास nc1 उसमें एक में प्लस था, एक में माइनस था, यदि दोनों को ऐड करेंगे तो nc1 वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से आगे और देखेंगे तो nc2 वाला तो बचा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन nc3 वाला अगेन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मतलब कैंसिल होने का मतलब क्या, वो भी सेम था, ये भी सेम है, तो मतलब आप यदि ऐड करेंगे तो वो वाला पार्ट तो कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस और एक माइनस के साथ है। तो बच के जाने वाला आपके सामने यहाँ पे कि आपके पास बचेगा nc0 x के पावर n, y को लिखने की जरूरत नहीं है, nc2 डायरेक्टली, nc1 वाला कैंसिल होगा बच्चों। आप यहां पे समझ पा रहे होंगे, इक्वेशन 1 आपके सामने है, इक्वेशन 2 भी आपके सामने, दोनों को ऐड करके देखिए, सामने सामने उसको रखिए और ऐड करके देखिए, nc1 वाला पार्ट कैंसिल हो रहा है, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ठीक कुछ इस तरह से, nc4 x के पावर n माइनस 4 y टू द पावर 4 एंड सो ऑन, ये ऐसे चलता रहेगा, ठीक है बच्चों, कुछ इस तरह का बात है। अब यहां पे देखिए ये है क्या एक्चुअल वे में, nc0 nc1 nc2 nc4 आपके पास डॉट 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 एंड सो ऑन कंटिन्यू चल रहा है, ये तो इवेंट बाइनोमियल कोएफिशिएंट हो गया। यदि हम लोग nc0 nc2 nc4 को इवेंट बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं, तो आप मुझे ये बताओ कि इसको मैं ये भी तो बोल सकता हूं ना, ऑड प्लेसेज का टर्म्स, आपके पास क्या बोल सकते हैं बच्चों, ऑड प्लेसेज का टर्म्स। जैसे nc0 क्या था, फर्स्ट टर्म था, nc2 क्या था, थर्ड टर्म था, nc4 क्या था, फिफ्थ टर्म था, तो आप क्या बोल सकते थे यहाँ पे बोल सकते हैं इस चीजों को कि सम ऑफ टर्म एट ऑड प्लेसेज, सम ऑफ टर्म एट ऑड प्लेसेज, या ये भी बोल सकते थे इवेंट बाइनोमियल कोएफिशिएंट वाला पार्ट का सम होता है।
तो आपने यदि इस दोनों का ऐड करा तो आपके पास इस तरह का एक रिजल्ट बना। ये रिजल्ट को भी आपको याद रख लेना है। कैसा रिजल्ट है ये? आपके पास इक्वेशन नंबर थर्ड है, थर्ड इक्वेशन आपके पास बन गया। अब मैं नंबर फोर्थ में बात कर लेता हूं। इक्वेशन 1 आपके सामने है बच्चों और इक्वेशन 2 भी आपके सामने है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तब क्या होता है देखिए, जैसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या लिखोगे यहाँ पे x प्लस वाई टू दी पावर n माइनस x माइनस वाई टू दी पावर n इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स ऑफ। अब जैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो NC0 वाला तो कैंसिल होगा, दिख रहा है आपको, फिर NC2 वाला भी कैंसिल होगा, NC4 वाला भी कैंसिल होगा, बचेगा क्या बच्चों? NC1 NC3 NC5 वाला पार्ट बचेगा। मींस आपके पास ऐसा NC1 x के पावर n माइनस 1 y के पावर 1, ठीक है, प्लस NC3 x के पावर n माइनस 3 y टू दी पावर 3, NC5 x टू दी पावर n माइनस 5 y टू दी पावर 5 एंड सो ऑन। ये कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है बच्चों। आपके पास कुछ इस तरह का, तो आप इसको क्या बोल सकते थे? 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ टर्म एट इवन प्लेसेस, इवन प्लेसेस, ठीक है बच्चों। आपके पास ये जो इक्वेशंस बन रहे हैं, ये वाला इक्वेशंस क्या? इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन नंबर 4 है। अभी तक आपने टोटल कितने इक्वेशंस बना लिए? 4 इक्वेशंस बना लिए, 1 2 3 एंड 4 इक्वेशंस बना लिए। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपके पास इक्वेशन नंबर 5। मैं यहां पे क्या बोला? x को रिप्लेस कर दीजिए 1 से। जैसे आपके पास क्या था? x प्लस वाई के ऊपर n था ना, x को रिप्लेस कर दीजिए 1 से और y को रिप्लेस कर दीजिए x से। क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स टू दी पावर n जैसा हो जाएगा। वही आपके पास ये वाला एक्सपेंशन है, ठीक है बच्चों। 1 प्लस एक्स टू दी पावर n को कैसे लिखेंगे? हमारे पास क्या है? NC0। आपके पास ये जो एक्सपेंशन था इसमें रिप्लेस कर दो x को 1 से और y को x से, तो क्या हो जाता है? ये NC0 x के पावर 0, NC1 x के पावर 1, NC2 x के पावर 2, NC3 x के पावर 3 डॉट डॉट NCR x टू दी पावर r और NCn x टू दी पावर n हो जाता है बच्चों, ठीक है। ये पार्ट आपके पास आ जाता है। यदि आप फर्स्ट इक्वेशंस को देख पा रहे होंगे x प्लस वाई के पावर n को, उसमें थोड़ा सा रिप्लेसमेंट करेंगे, एक नया आपके पास एक सीरीज बन के आ जाता है, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे। आपके पास NC0 का मतलब कितना? 1 होता है। NC1 का मतलब कितना होता है बच्चों? n होता है। NC2 का मतलब क्या होता है? n into n minus 1 by 2 factorial x square एंड सो ऑन। इस तरह से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यदि इसको आप समेशंस के फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे तो कुछ इस तरह का बात भी आप इसके लिख सकते हैं। x प्लस यहाँ पे y के पावर n का आपका समेशंस फॉर्मेट में लिखने का मतलब क्या था? ये जो टर्म था क्या था बच्चों? जनरल टर्म था। जनरल टर्म, जनरल टर्म किसको बोलते थे? r प्लस 1th टर्म को जनरल टर्म बोलते थे। यहाँ पे r प्लस 1th r प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों? NCR x टू दी पावर r हो जाता है। यही आपके पास r प्लस 1th टर्म होती है। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल आसान है, ठीक। एक बात और, यहाँ पे नंबर 6 में एक और इक्वेशन मैं आपके सामने यहाँ पे बना रहा हूँ। x को रिप्लेस करिए आप 1 से, चलेगा। x को रिप्लेस करेंगे कितना से? 1 से, एंड y को रिप्लेस करेंगे माइनस ऑफ x से, माइनस ऑफ x से इन इक्वेशन 1 में, इन इक्वेशन 1 में। यहाँ पे से बोल सकते थे इसी सेम टू सेम ये वाला इक्वेशन में x को रिप्लेस कर देते माइनस x इन इक्वेशन 5। अब दोनों तरीके से बोल सकते थे, या तो आप ऐसा बोल लो और या नहीं तो आप क्या बोलो बच्चों कि आपके पास सब कुछ ठीक है, बस x इज रिप्लेस्ड बाय माइनस x इन इक्वेशन 5। 5 वाला इक्वेशन मतलब क्या था? ये वाला इक्वेशन था। इक्वेशन नंबर 5 में x को माइनस x से रिप्लेस करना है, तो मैं क्या करूंगा? 1 माइनस x टू दी पावर n इक्वल टू कितना? आप x को माइनस x से रिप्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? NC0 x के पावर 0, x के पावर 0 लिखने की जरूरत है, 1 ही होता है, ठीक। माइनस NC1 x प्लस NC2 x स्क्वायर माइनस NC3 x क्यूब एंड सो ऑन। आपके पास यहाँ पे माइनस 1 टू दी पावर r NCR x टू दी पावर r प्लस डॉट 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 माइनस 1 टू दी पावर n NCN। आपके पास कितनी हो जाएंगे बच्चों? यहाँ पे माइनस 1 टू दी पावर n NCN x टू दी पावर n हो जाता है। कुछ आपके पास ये टर्म्स आ जाते हैं। इसको यदि आप समेशंस फॉर्मेट में लिखेंगे तो आपको ऐसा कुछ लिखो, माइनस 1 टू दी पावर r NCR x टू दी पावर r लिखेंगे। यही आपके पास कितना हो जाएगा बच्चों? 1 माइनस x टू दी पावर n का एक्सपेंशन हो जाएगा। तो ये इक्वेशन जो आपके सामने निकल गया है, इस इक्वेशंस का नंबर कितना? नंबर 6 इक्वेशंस। टोटल अभी तक में 6 इक्वेशंस बनाए। देखिए आपके पास एक ही इक्वेशंस मेन था, x प्लस वाई के पावर n का। यदि आपके पास वो याद हो गया तो इक्वेशन नंबर 2 कैसे किया था बच्चों? y को माइनस y से रिप्लेस कर दिया था, इक्वेशन नंबर 2 आ गया। फिर थर्ड कैसे बना था? 1 और 2 को ऐड करा था। फोर्थ कैसे बना? 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करा था। फिफ्थ कैसे बना? x को 1 से रिप्लेस करा और y को आपके पास किसे? x से रिप्लेस कर दिया। तो अब
आपके पास एक इक्वेशन आ गया जिसको इक्वेशन नंबर 5 बोलते हैं। 6 में क्या करा, x को 1 से रिप्लेस करा एंड आपके पास y को -x से रिप्लेस करा, तो इक्वेशन नंबर 6 आपके सामने आ गया है। जो भी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो सभी के सभी इक्वेशन नंबर 1 से रिलेटेड है, x प्लस वाई के पावर n से रिलेटेड है बच्चों, बस वो याद है आपको। इधर आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है, सारे के सारे याद हो जाएंगे आपको, बस रिप्लेसमेंट ही तो थोड़ा सा चाहिए। इसको एक बार नोट कर लीजिए आप जल्दी से, आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट। अभी हमने जो पढ़ा था इक्वेशन नंबर 1, यहां पे एक बार मैं फिर से लिखता हूं, x प्लस वाई टू द पावर n क्या होता था बच्चों, nc0 x की पावर n, nc1 आपके पास x टू द पावर n माइनस 1 y टू द पावर 1 डॉट डॉट डॉट, आपके पास मैं डायरेक्टली लास्ट वाला लिख देता हूं, ncn x टू द पावर कितना 0 और y टू द पावर n हो जाएगा, ये 0 लिखने की कोई जरूरत थी। इस तरह का आपके पास एक एक्सपेंशन होता था। ये इक्वेशन नंबर 1 था, याद होगा बच्चों अभी आपको, इक्वेशन नंबर 1 था। अब देखिए मैं इसी के आगे यहाँ पे बाइनोमियल कोएफिशिएंट में सम्स भी निकालने वाला हूँ, 4-5 सीरीज भी आपके सामने आ जाएगा, इस सीरीज को आप समझने की कोशिश करना। मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ इसका नंबर 1 में। नंबर 1 में बच्चों मुझे यहाँ पे पुट करना है, पुट x इक्वल टू y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1, यही 1 वाला इक्वेशन मतलब स्टार्टिंग से जो आप करते आ रहे हैं, ये आपके पास क्या, x की वैल्यू भी 1, y की वैल्यू भी 1 पुट कर दीजिए। तो यहां से क्या होगा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये 1 प्लस 1 2 का पावर कितना हो जाएगा बच्चों, n हो जाएगा। लेफ्ट साइड में तो 2 का पावर n हो जाएगा, इधर राइट साइड में मुझे बताओ ना, nc0 nc1 nc2 डॉट डॉट, आपके पास कहां तक, ncn तक। इस तरह का आपके सामने एक रिजल्ट आ जाता है। इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। nc0 से लेके ncn तक का सम क्या होता है, 2 के पावर n होता है बच्चों। कोई दिक्कत बताइए, नहीं है, ठीक है, आपके पास ये रिजल्ट आ जाता है। मतलब मुझे कभी भी सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट निकालना हो, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इस वेरिएबल्स की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, वेरिएबल्स की वैल्यू क्या 1 पुट कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। सम ऑफ कोएफिशिएंट्स निकालना हो, सम ऑफ कोएफिशिएंट्स निकालना हो तो पुट ऑल वेरिएबल्स इक्वल टू 1, पुट ऑल वेरिएबल्स इक्वल टू 1, ये कंसेप्ट आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। नंबर 2 में देख लीजिए, मैं यहाँ पे बात कर लेता हूं कि आप, अच्छा एक आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड भी था, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या था, मैं पहले इक्वेशन नंबर सेकंड लिख लेता हूं, x माइनस वाई टू द पावर n का बच्चों क्या था होता है, nc0 x के पावर n माइनस nc1 x के पावर n माइनस 1 y के पावर 1 nc2 x के पावर n माइनस 2 y के पावर 2 माइनस, आपके पास लास्ट वाला क्या था, माइनस 1 टू द पावर n ncn x के पावर 0 y टू द पावर कितना बच्चों आपके पास n था। मैंने क्या बोला था, लास्ट में डिपेंड करता है n के ऊपर कि माइनस होगा या प्लस होगा, हमें कहां पता है कि n क्या था, इवन था या ऑड था, जो भी होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग प्लस होगा या माइनस होगा, आ जाएंगे, ठीक। अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ नंबर 2 में, ये तो रिजल्ट था आपके पास, ठीक है, पहले से हम लोग करके रखे इसको, ये इक्वेशन 2 था आपको पता है। चलिए यदि आपके पास यहाँ पे बात करा जाए, अगेन पुट x इक्वल टू y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 सेकेंड वाले इक्वेशंस में मैं अगेन क्या कर रहा हूँ, x की वैल्यू और y की वैल्यू 1 पुट कर रहा हूँ, तो ये 1 माइनस 1 ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा बच्चों, nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 प्लस डॉट डॉट डॉट, आपके पास लास्ट वाला कितना प्लस होगा या माइनस होगा पता है आपको, क्या नहीं पता है सर, ncn, कुछ इस तरह का चीजें आपके सामने देखिए आ जा रहा है। अल्टरनेट वे में साइन जब चेंज होता है प्लस माइनस के साथ, इसका सम क्या होता है, 0 हो जाता है, nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 प्लस nc1 माइनस 1 टू द पावर n, ncn की वैल्यू कितना होती है, 0 हो जाती है। आप चाहे तो इसको भी इक्वेशंस बोल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, ये आपके पास इक्वेशंस है, ये भी आपके पास एक इक्वेशंस बनाना तो आपके हाथ में, नंबर वाइज बोल दो, क्या दिक्कत है, कोई खास बात नहीं है, ठीक। ये हमारे पास क्या था, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, डायरेक्टली बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं बच्चों, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट डायरेक्ट वे। यहां पे क्या, यहां भी तो सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स है, लेकिन अल्टरनेट वे में साइन भी चेंज हो रहा है, ठीक। इस तरह की बात आपके सामने दिख रही है। अब मुझे एक और बात बताइए, क्या मैं इक्वेशन नंबर 3 आपको याद है, थर्ड क्या था, 1 और 2 को ऐड करते थे, 1 और 2 को ऐड करते थे, तो हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 3 बनता था और सब्ट्रैक्ट करने से इक्वेशन नंबर 4 भी बनता था बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए कि मैं यदि थर्ड वाले इक्वेशंस में यही काम फिर से एक बार करूं तो आपके पास क्या बन जाएगा, क्या बनेगा मुझे बताइए, क्या बनने वाला,
वही यहाँ पे, या एक बार पहले इसको नोट कर लो, अब फिर मैं बात करते हैं। मुझे बताइए बच्चों यहाँ पे कि मैं इक्वेशन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ, x प्लस वाई टू द पावर n x माइनस वाई टू द पावर n, इसको ऐड करने से क्या होता था, 2 टाइम्स ऑफ nc0 x के पावर n, y के पावर 0 लिखने की जरूरत तो है नहीं, प्लस nc2 x के पावर n माइनस 2 y के पावर 2, आपके पास nc4 x के पावर n माइनस 4 y के पावर 4, कंटिन्यू चलता रहता था इस तरह से। ठीक है बच्चों, मैं यहां पे बात करता हूं, ये आपके पास नंबर आप 3 बोल सकते हैं, नंबर 3, अगेन पुट x इक्वल टू y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3, ये तो थर्ड वाला इक्वेशन था ना बच्चों, 1 और 2 को ऐड करके थर्ड वन आया था। ठीक, आपके पास यहां पे अगेन 1 पुट कर दिया, x और y की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 के पावर n इक्वल टू, ये तो 0 होता, 2 टाइम्स ऑफ nc0 nc2 nc4 डॉट डॉट डॉट, आपके पास कहां तक, इस तरह से आगे कंटिन्यू चलें। ये 2 इधर डिवाइड कर लेता हूं, मुझे बताइए nc0 nc2 nc4 डॉट डॉट डॉट, ये इक्वल टू कितना हो गया, 2 इधर डिवाइड करेंगे तो 2 को पावर n डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 2 को पावर n माइनस 1 हो जाएगा बच्चा। तो ये क्या है, सम ऑफ, इसको क्या बोल सकते थे, सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगेन मुझे एक और बता दीजिए, x प्लस वाई टू द पावर n माइनस x माइनस वाई टू द पावर n का एक्सपेंशन क्या लिखा था। ठीक, इसके बारे में बताइए मुझे। ये था आपके पास बच्चों 2 टाइम्स ऑफ nc1 x टू द पावर n माइनस 1 y टू द पावर 1, nc3 x के पावर n माइनस 3 y टू द पावर 3 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से कुछ। अब मुझे यहां पे बताओ, पुट x इक्वल टू y इक्वल टू 1, ठीक, इन इक्वेशन, ये इक्वेशन कितने थे बच्चों आपके पास, 4 नंबर इक्वेशन था ना, 4 नंबर इक्वेशंस, ये यहां पे पुट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 के पावर n अगेन 2 टाइम्स ऑफ nc1 nc3 nc5 डॉट डॉट डॉट, कुछ ऐसा आ जाएगा। अब फिर से 2 डिवाइड कर लोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, यहां पे मुझे बता दीजिए, 2 के पावर n माइनस 1 इक्वल टू कितना, nc1 nc3 nc5 डॉट डॉट डॉट, आपके पास ये भी एक रिजल्ट आ जाता है, ये भी एक रिजल्ट आ जाता है। यहाँ पे एक रिजल्ट था बच्चों, ये वाला सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट, और ये क्या है, सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। क्या ये दोनों सेम है क्या, हाँ सर दोनों सेम है, 2 के पावर n माइनस 1 यहाँ भी था और 2 के पावर n माइनस 1 यहाँ भी था, तो मतलब सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट और सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोएफिशिएंट दोनों सेम होता है। कितना होता है बच्चों, 2 के पावर n माइनस 1 होता है। आप मुझे ये बताओ ना, टोटल मान लीजिए कि n नंबर्स था या n प्लस 1 नंबर्स था, उसका हाफ नंबर्स आपके पास और ये वाला हाफ दोनों यदि सेम हो जाए, आप दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल 2 के पावर n ही तो बनने वाला था, तो डायरेक्टली ऐसे बोल सकते थे ना। ठीक, तो आपके पास ये और ये दोनों रिजल्ट क्या है, सेम रिजल्ट आ रहे हैं। देख लीजिए nc0 nc2 nc4 डॉट डॉट nc, आपके पास कहां तक जाएगा, इवन नंबर तक जा रहे होंगे, डिपेंड करता है कि आपके पास n क्या है उसके ऊपर, यहाँ पे लास्ट वाला टर्म्स आप लिख पाओगे, कोई दिक्कत ही नहीं। और आपके पास ये वाला ऑड वाला nc1 nc3 nc5 डॉट डॉट डॉट, आपके पास कहां तक, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स तक ये चलते रहेंगे, 2 के पावर n माइनस 1 हो जाता है, दोनों सेम रिजल्ट आती है। तो यहाँ से एक बढ़िया सा रिजल्ट आ गया बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत, ठीक है, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए। यहां देखिए बच्चों, आपके सबसे पहले एक दो नोट पॉइंट्स, इन केस ऑफ फाइंडिंग सम ऑफ कोएफिशिएंट इन एनी एक्सपेंशंस, किसी भी एक्सपेंशंस में यदि सम ऑफ कोएफिशिएंट निकालना हो मुझे, देन पुट ऑल वेरिएबल्स इक्वल टू 1, पुट ऑल वेरिएबल्स इक्वल टू 1, आपका वहां से सम आ जाएगा। लेकिन आप यदि बाइनोमियल कोएफिशिएंट निकालते हैं तो क्या वही कोएफिशिएंट, बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम या आपके पास सम ऑफ कोएफिशिएंट सेम होता है क्या, नहीं, ये ऑलवेज सेम नहीं होता बच्चों। अभी आपको इस क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सम ऑफ कोएफिशिएंट और सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट दोनों अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंड करता है एग्जांपल्स कैसा लिया गया है। इन द एक्सपेंशंस ऑफ 2x + 3y के पास 7, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फिफ्थ टर्म। पहला क्वेश्चन क्या, कोएफिशिएंट ऑफ फिफ्थ टर्म, तो t5 निकालिए, t5 का मतलब क्या बच्चों, t4 + 1, ठीक, r की वैल्यू कितना हो गई, यहाँ पे 4 हो गया, तो आप क्या करेंगे, 7c4 आपके पास, ठीक, 2x
के पावर 7 माइनस 4 इंटू 3y के पावर कितना 4 आ जाता है। कुछ इस तरह की बात है बच्चों। अब बस क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है, टी आर प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है बच्चों बताइए, एनसीआर x टू दी पावर n माइनस आर y टू दी पावर r जैसा होता है। यहाँ x और y नहीं है, 2x और 3y है ना, तो कंप्लीट वे में लिखोगे ना, हमेशा x और y तो नहीं मिलने वाला आपके पास, ठीक है। फर्स्ट के पावर n माइनस आर, सेकंड के पावर r होता है। इस रिजल्ट को याद रखिए, आप इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चों। ये याद तो है आपको, चलिए यदि याद है तो आपके पास ये कुछ बना। अब इसको थोड़ा एक स्टेप आगे, 7c4, ये आपके पास कितना 2 के पावर 3 के पावर 4, x के पावर 3, y के पावर 4। आपको यदि कोएफिशिएंट वाइज बात करा जाए तो कोएफिशिएंट ऑफ फिफ्थ टर्म कितना है, ये बोला तो है कोएफिशिएंट। यहाँ बाइनोमियल कोएफिशिएंट जैसा कुछ नहीं बोला, बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोला जाता तो 7c4 होता है, ठीक है बच्चों। अगला नंबर 2 में, नंबर 2 क्वेश्चन देखिए, बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ फोर्थ टर्म t4 इक्वल टू t3 प्लस 1 तो 7c3। यही हमारे पास बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इतना, लेकिन यदि आपके पास कोएफिशिएंट की बात करेगा तो आगे आपको और लिखने पड़ जाएंगे। क्या लिखेंगे इसके आगे, 2x के पावर आपके पास 7 माइनस 3 और 3y के पावर 3, आपके पास कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आपके पास कोएफिशिएंट अलग और बाइनोमियल कोएफिशिएंट अलग होती है। नंबर थर्ड में क्या था क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए सम ऑफ कोएफिशिएंट निकालना हो किसका, ये जो आपके पास एक्सपेंशन है इसमें सम ऑफ कोएफिशिएंट निकालना है। आपको भी बताया था जब भी सम ऑफ कोएफिशिएंट निकालना तो पुट ऑल वेरिएबल्स इक्वल टू 1 कर देते। अब क्या करेंगे, पुट मतलब x इक्वल टू y इक्वल टू 1 किसमें, यहाँ पे जो आपके पास है, यदि आप इसको एक्सपांड करते हैं आगे उसमें वैल्यू रखेंगे या डायरेक्टली यहाँ रख ले तो आपके पास फाइनल आंसर ही आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, आपके पास फाइनल आंसर 5 टू द पावर 7 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, एक लाइन में आंसर भी बता देंगे। पूरा लिखने की क्या जरूरत थी मुझे, पूरा इसको ओपन करेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, फिर उसका सम निकालेंगे, तो वो तो सम इतना ही तो आएगा ना बच्चों, 5 के पावर कितना 7 निकल के आ जाएगा, ठीक है। एंड नंबर फोर्थ में आपको क्या बोला कि आपके पास सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट, सम ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट मतलब NC0 NC1 n की जगह आप 7 रखिए, डायरेक्टली 7 है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बच्चों 7C0 7C1 से लेके कहां तक 7C7 तक, तो क्या हो जाता है 2 के पावर 7 हो जाता है, ये आंसर आपके पास, ठीक है बच्चों। कोई दिक्कत तो नहीं, 7C0 से लेके 7C7 तक 2 के पावर 7 हो जाता है, यहाँ अलग और यहाँ पे अलग। इसलिए आपको ध्यान देना है कि हमेशा बाइनोमियल कोएफिशिएंट सम ऑफ कोएफिशिएंट नहीं होता है, ठीक है। दोनों अलग अलग बातें हो सकती है, डिपेंड करता है एग्जाम्पल कैसा लिया गया इसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों। आप ये छोटा सा गलती आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड टू दी पावर 8 लिखा हुआ, बोलता है फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। हम लोग एक बात यहाँ पे देखे थे, x प्लस वाई के पावर n होता था, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे जो लिखते थे वो कितने होते थे बच्चों, n प्लस 1 लिखते थे, इससे एक ज्यादा हो जाता था। लेकिन क्या यहाँ पे ऐसा होगा क्या, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ तो 2 टर्म्स नहीं, ये तो बाइनोमियल नहीं ट्राइनोमियल हो गया ना, तो क्या यहाँ पे 8 प्लस 1 9 हो जाएगा कि नहीं, ये गलत आंसर है। यदि आप ऐसा सोच रहे थे ये गलत है, ठीक है। क्या होगा करेक्ट आंसर मैं बताता हूँ, ठीक। यहाँ पे यदि बाइनोमियल जैसा कुछ होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, x प्लस वाई का पावर 8 होता, जेड नहीं होता, तब टोटल नंबर टर्म्स कितने 9 होते, वैसे आपसे पूछा ही नहीं जाएगा, इतना आसानी से आपको क्वेश्चंस हो जाए तो फिर क्या ही करना था, ठीक। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या करेंगे, 2 मेथड होगा इसको सॉल्व करने का। मेथड वन पहले मैं आपको एक्चुअल जो मेथड है वो बता देता हूँ, फिर इसको शॉर्ट ट्रिक से भी बता देंगे। यहाँ पे कोई भी 2 टर्म्स को आप एक सिंगल एज्यूम कर लीजिए, मान लो कि मैं यहाँ पे y प्लस जेड को चलो t बोल दिया, एज्यूम कर लिया मैं ऐसा, लेट, ठीक है बच्चों। आपके पास क्या हो गया, x प्लस टी के पावर 8 हो गया, ऐसा बात कर सकते थे, कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों। या आपको लगता है कि x प्लस वाई को t पकड़ लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं, वही कर लो, x प्लस वाई के पावर x प्लस वाई स्टार्टिंग वाला टर्म ही ठीक लगता है हमेशा, x प्लस वाई को t पकड़ लिया, ये क्या हो गया t प्लस जेड टू दी पावर 8 आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल ठीक है। इसको ओपन कर सकते हैं क्या, 8c0 t के पावर 8 z के पावर 0, 8c1 t के पावर कितना 7 z के पावर 1, 8c2 t के पावर 6 कितना z के पावर 2, आपके पास 8 t के पावर 0 z के पावर आपके पास कितने आ गए बच्चों 8 आ गए, कुछ इस तरह का, ठीक है। इसको तो एक्सपांड तो कर दिया, चल कोई दिक्कत नहीं है, कर दिया एक्सपांड।
यहां पे देखिए ना, ये 8c0 t क्या था, t था x प्लस वाई टू द पावर 8 z के पास 0। 8c1 ये क्या था, x प्लस वाई टू द पावर 7 z के पावर 1। इस तरह से आपके पास इस तरह से आगे बढ़ गए थे, कहां तक बचो, यहां तक। अब मुझे ये बताइए यहां पर टोटल नंबर टर्म्स कितना, यदि x प्लस वाई के पावर 8 है तो यहां से टोटल नंबर टर्म्स कितने हो जाएंगे, 9। समझ रहे हो क्या, यहां से टोटल नंबर टर्म्स कितने हो जाएंगे, 8, इसके आगे कितना, 7 6 5, अब कैसे कितना, 4 3 2 1 तक, इसका सम कितना हो जाता है, 45 हो जाता है बच्चों। आपके पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 45 हो जाएंगे। 1 से लेके 9 तक का सम कितना, 45 आपके पास आता है। ये आंसर आपका हो जाने वाला है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो आप देखिए ये तो एक मेथड हुआ जो कि एक जनरल मेथड है, कुछ इस तरह से निकालेंगे। ऐसा नहीं कि 9 हो जाता, बहुत ही ज्यादा है। मेथड 2 देखिए, मेथड 2 में बेगर्स मेथड, एक आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में आप पढ़ोगे, यदि आपने पढ़ा होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके हाथ में टोटल 8 कॉइन्स है, ठीक है, या आपके पास टोटल 8 कॉइन्स है। आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में 3 भिखारी मिल गया, उस 8 कॉइन्स को आपका मन किया कि ये चलो इसको दे देते हैं, ठीक है, किसी को कैसे भी दे सकते हैं। 8 कॉइन्स को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना 3 बेगर्स के बीच में, तो उसको कितने तरीके से दिया जा सकता है, ये क्वेश्चंस होते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस का कंसेप्ट में। आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स वाला पार्ट में इसको पढ़ा जाता है। उसमें मल्टीनोमियल्स थ्योरम का भी थोड़ा सा यूजेज है उसका फॉर्मूला बनाने के लिए। यहां पर मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला तो डिराइव नहीं करा रहा, बट वो फॉर्मूला क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस का। इसके बहुत बार क्वेश्चंस भी आते रहते हैं जेईई मेंस में, एडवांस में, ठीक है। मैं वहां पे डायरेक्टली फॉर्मूला बता देता हूं। आपके पास क्या, नंबर ऑफ बेस, मतलब आप जो कॉइन दे रहे थे उसको कितने तरीके से दे सकते थे, तो मैं यहां पे बोलता हूं एन, आपके पास प्लस आर माइनस 1c, आर माइनस 1 एक फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ वेज, मतलब आपके पास बेगर्स मेथड में उस 8 कॉइन्स को, यहाँ पे 8 कॉइन्स को 3 बेगर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना था, तो कितने तरीके से दे सकते थे, किसी को कितना भी दो, कोई कंडीशंस नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो यहाँ पे मेथड क्या होता है, एक ये वाला पार्ट, ये कहां से आता है, जब आपको मैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस पढ़ाऊंगा तो वहां पे इस फॉर्मूला का डेरिवेशंस भी बताऊंगा बच्चों। अभी आप एक बार याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बेसिस पर यहाँ पे देखो क्या होता है। एन तो आपके पास कितने थे, 8 थे, 8 प्लस 3 माइनस 1c, 3 माइनस 1 कितना हो गया बच्चों आपके पास, 11, 10c2, 10c2 कितना हो जाएगा, 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, 90 बाई 2 मतलब 45, देख लीजिए आंसर आ जाएगा। ठीक है, इससे डायरेक्टली आप यहाँ पे आंसर निकाल सकेंगे। तो आप बोलेंगे ये तो बेगर्स मेथड था, मतलब वहां पे कॉइन वाला केस में काम लगता था, यहाँ पे कैसे हो गया सर, नंबर ऑफ टर्म्स को अपेंड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो इसी मेथड से भी तो बताया जा सकता है। तो आपको यहाँ पे बेगर्स मेथड बोलो या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने का कंसेप्ट बोलो, सब तो यही मेथड है। इस मेथड से आप उस चीजों को निकाल पाते हैं, ठीक है। और इसका जो एक्चुअल जो फील आता है बच्चों, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में आता है, वो भी चीज मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए फिलहाल ये याद रख लीजिए, या ये बोल दीजिए, ये जो फॉर्मूला था, नंबर ऑफ टर्म्स इन एनी एक्सपेंशंस, किसी भी एक्सपेंशंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनेंगे, वो फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला आपके सामने, बस इतना सा आपको याद रख लेना है। कोई दिक्कत तो नहीं, चलिए यहां तक आप एक बार नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशंस ऑफ, आपके पास क्या है कि 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर होल टू द पावर n इज 28, ऐसा आपके सामने है। देन द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ ऑल द टर्म्स इन द एक्सपेंशंस इज, आपके सामने ऐसा बोल रखा है। यहां पे मुझे नंबर ऑफ टर्म्स इस एक्सपेंशंस का दे रखा है 28, तो मैं अभी भी पढ़ा था कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ना बच्चों, n प्लस आर माइनस 1c आर माइनस 1। आप 4 बार फॉर्मूला लिखोगे तो याद हो जाएगा, और आसान सा फॉर्मूला है, n प्लस आर माइनस 1c आर माइनस 1 कितने हो जाएंगे आपके पास, n की जगह तो n ही, आर आपके पास कितना 3 माइनस 1c 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, n प्लस 2c 2 इक्वल टू कितना 28 दे रखा था। आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, n प्लस 2 n प्लस 1, आपके पास 2 इंटू 1, इसको राइट साइड भेज दिया, आपके पास कितना हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा। n की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ से n की वैल्यू आपके पास इसको सोल्व करने से 6 निकल के आ जाता है। मींस आपके पास जो एक्सपेंशन था वो एक्सपेंशन अब क्या हो गया बच्चों, 1 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर होल टू द पावर 6 हो गया। आपको क्या चाहिए, सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ ऑल टर्म्स, तो सम ऑफ कोएफिशिएंट निकालने के लिए क्या काम करते हैं, पुट ऑल वेरिएबल्स इक्वल टू 1, आप ऑल वेरिएबल्स इक्वल टू 1 पुट करो, तो 1 माइनस 2
2/1 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1, अब प्लस कितना 6, कितना हो जाएगा बच्चों 5 माइनस 2 3 के पावर 6 मतलब 729, यही तो आंसर है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, ये जेईई मेंस में कोई क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक, इस तरह के कंसेप्ट आप बहुत इजीली तरीके से काम कर लेते, कोई खास दिक्कत नहीं आती है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग आगे के जो सेशन होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे जनरल टर्म, फिर पढ़ेंगे मिडिल टर्म, उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे ग्रेटेस्ट टर्म के ऊपर, फिर हम लोग सीरीज वाले जो आप लोग जानते होंगे कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज करके यहाँ पे क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त तरीके का बनाया जाता है, वो चीज में मैं यहाँ पे आपको सिखाने का कोशिश करूंगा। आप इस चीजों को स्टार्टिंग से देखिएगा, यदि आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो वो भी आप जाके देखो, पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी बायनोमियल का अपलोडेड है यहाँ पे, ये पार्ट 3 होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ बच्चों अभी जो जेईई मेंस का जो आपका एग्जाम आने वाला है, इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आप मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स की बात करेंगे तो उसमें नंबर 1 चैप्टर्स मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ मैथमेटिकल रीजनिंग है, नंबर 2 चैप्टर्स में आपके पास स्टैटिक्स रखा गया है, नंबर 3 में आपका मैट्रिसेस डिटरमिनेंट रखा गया है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी और भी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, वेक्टर फील्ड भी है, वो भी आपके सामने यहाँ पे रेगुलर वे में मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा। और यदि कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताते कि ये टॉपिक पे से वीडियो बना दीजिए, यहाँ पे दिक्कत है, ये वाला सेशन में मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो मैं उस चीजों पे डेफिनेटली आपके सामने लेके आऊंगा। ठीक है बच्चों, तो आज के सेशन में मैं यहीं तक रहने देता हूं। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए। आपका एक लाइक ही मुझे मतलब काफी हौसला बढ़ाता है कि काम करने के लिए, कि मतलब आपके सामने अच्छा सा कंटेंट लेके आओ ताकि उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट आप तक पहुंच पाए। और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में लिंक को शेयर करिए ताकि उस बच्चे तक भी पहुंचे जो कि मतलब ये सब चीजें में उसको दिक्कत हो, तो वो भी मतलब इसका बेनिफिट उठा सके बच्चों। ठीक है, चलिए आज के लेसन में इतना ही, थैंक यू।